हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मार्क्सवादी पद्धति को समझेंगे कि मार्क्सवादी पद्धति एक्चुअली है क्या और किस तरह से कार्य करती है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में जाना कि मार्क्स ने अपनी इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद का आगमन निश्चित ही होगा। उनका ये विश्वास इतिहास की शक्ति साम्यवाद के पक्ष में है और पूंजीवादी समाज में जैसा कि पाया जाता है उसे कहीं ना कहीं वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि किस तरह से समाजशास्त्री इस चीज़ को चाहते हैं और किस तरह से ये होगा। जैसे कि साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्कस ऑल एंजेलिस ने लिखा है कि साम्यवादियों को अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाने से घृणा है। यानी जो साम्यवादी संगठन मिलकर कार्य करते हैं वो अपनी बातों को छुपाते नहीं हैं, खुलकर उन बातों को रखते हैं और अपने जो कार्य हैं, जो वो समाज में चाहते हैं बदलाव, उसे खुल के करते हैं। वे खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का बलपूर्वक उन्मूलन करके ही किया जा सकता है। यानी यहाँ मार्क्स जी ये भी स्पष्ट कर दे रहे हैं कि वो इस परिवर्तन को बलपूर्वक भी कर सकते हैं और करेंगी। और यदि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति से कांपता है तो उसे कांपने दो। श्रमिकों के पास अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ और नहीं है और पाने के लिए तो पूरा सारा विश्व पड़ा हुआ है। तो इस तरह से मार्कस और एंजेलिस का कहना है कि क्रांति के लिए श्रमिक वर्ग को एक लंबी तैयारी करनी होगी और सभी को एक साथ मिलकर एक वर्ग के रूप में संगठित होना होगा। और इसी दृष्टि से वे श्रमिक संघों के निर्माण के लिए भी आगे आए। 1848 का एक प्रसिद्ध साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट लिंक भी तैयार किया, जो कि एक पार्टी का घोषणा पत्र था। और 1864 में उनके प्रयत्नों से ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ बना, जो आगे चलकर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम पे भी प्रसिद्ध हुआ। अब इस तरह से मार्क्स जी कुछ रचनाओं से ये भी संकेत देते हैं कि वह हर अवस्था में क्रांति और बल को आवश्यक मानते हैं और कहीं कहीं नहीं भी मानते हैं, क्योंकि कुछ देशें ऐसे भी थी जहाँ पे जो क्रांति आई वो बड़ी शांतिपूर्वक हुई और वहाँ पे साम्यवादी की स्थापना भी हुई। जैसे कि 1872 में हेंग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मार्क्स जी ने कहा कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि विभिन्न देशों की संस्थाओं, आचार विचार और रुचियों को भी ध्यान में रखना चाहिए और हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि इंग्लैंड और अमेरिका की तरह जो इन देशों में बड़े शांतिपूर्वक बदलाव आए। और यदि मैं आपकी व्यवस्था को अच्छी तरह से समझता तो मैं हॉलैंड को भी उनमें सम्मिलित कर लेता, जहाँ की श्रमिक शांतिपूर्वक तरीक़ों से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। किंतु सब देश में ऐसा नहीं हो सकता है। ये स्पष्ट कर देते हैं कि जहाँ पे शांतिपूर्वक अगर परिवर्तन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे शांतिपूर्वक नहीं हो रहा है वहाँ पे उग्रता और क्रांति करना ज़रूरी है। और साथ ही इस प्रकार कुछ देशों में उनके शांतिपूर्ण तरीक़ों से पूंजीवाद के अंत की आशा की गई है, लेकिन यह बात एक अपवाद के रूप में भी वो रखते हैं। कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, कभी कभार अगर हो गया किसी देश में तो ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा होना संभव नहीं है। और साथ ही पूंजीवाद को लेकर मार्क्स जी अपने शब्दों में लिखते हैं कि बल एक नवीन समाज को जन्म देने वाले प्रत्येक पुराने समाज की दाई है। यानी यहाँ पे मार्क्स जी ये स्पष्ट कर देते हैं कि भले शांतिपूर्वक कुछ देशों में परिवर्तन हुए, लेकिन बलपूर्वक जो कार्य जो होता है वो कहीं ना कहीं नवीन समाज को जन्म देने की उत्तरदायित्व का काम करती है, इसलिए ये ज़रूरी है। इसी तरह से इनकी इन सभी बातों को कई समाजशास्त्रियों ने खंडन भी किया है। जैसे लास्की जी ये कहते हैं कि पूंजीवाद का अंत साम्यवाद में न होकर ऐसी अराजकता में भी हो सकता है जिसे साम्यवादी आदर्शों में असम्मतः कोई निरंकुशवाद निकले। यानी कि यहाँ पे ये स्पष्ट करते हैं समाजशास्त्री कि अगर आप जहाँ पे ज़्यादा बल का प्रयोग कर रहे हैं, क्रांति का प्रयोग कर रहे हैं, इससे समाज में असभ्यता और बर्बरता भी बढ़ सकती हैं और देश में शांतिपूर्ण न्याय व्यवस्था की जो व्यवस्थित समाज है ये बिगड़ सकती है। इस तरह से कई समाजशास्त्रियों ने मार्क्स जी के इस पद्धति का आलोचना की
और फिर समाजशास्त्रियों ने ये भी कहा कि अगर यह सोचा जाए या प्राप्त किया जाए कि किसी भी देश में जहाँ पे मंद गति से सुधार हो रहे हैं या नीतियाँ बदल रही हैं, जिसका प्रतिपादन विकासवादी समाजवादियों में हो रहा है, लेकिन वहाँ पे क्रांति या वर्ग संघर्ष नहीं हो रहा है। वहाँ पे इस क्रांति और वर्ग संघर्ष की विविध अपेक्षा भी नहीं देखी जा रही है। यानी अधिक स्थायी और फलदायी वहाँ के परिवर्तन हैं, लेकिन वो परिवर्तन बलपूर्वक या फिर क्रांति से नहीं और कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण हो रहे हैं। भले उनमें विकास होने में या परिवर्तन आने में देरी लग रही है। तो इस तरह से कई समाजशास्त्रियों ने मार्क्सवादी पद्धति की आलोचना की अपने शब्दों में। अब हम मार्क्सवादी कार्यक्रमों को भी समझ लेते हैं। जैसे उन्होंने 3 कार्यक्रमों को चलाया, जैसे पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना। देखिए, पहला चरण जो है पूंजीवादी, इसमें क्या था कि मार्क्स जी कार्यक्रम चलाते थे और विवेचना करते थे। मार्क्स अपनी पद्धतियों को बतलाते थे, कैसे श्रमिक वर्ग को इकट्ठा होना है और उन्हें किस तरह से एक संगठित वर्ग के रूप में कार्य करना है। और मतलब ये प्रथम चरण में लेते हैं। और द्वितीय चरण में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना को मानते हैं। यानी उनका कहना है कि अंतिम आदर्श की प्राप्ति के पूर्व समाज को एक जो संक्रमणकालीन अवस्था है, इससे गुजरना होगा। और इससे क्या होगा कि ये अवस्था ही सर्वहारा वर्ग अधिनायक के रूप में उभर के आएगी और इसके अंतर्गत कई अधिनायकवाद द्वारा कार्य भी किए जाएंगे, जो इस प्रकार है। भूमि के रूप में संपत्ति की व्यवस्था का अंत किया जाएगा और भूमि के समस्त लगान का उपयोग सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाएगा। आयकर इस तरह लाया जाएगा कि आय के साथ साथ कहीं भी व्यय की भी काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी की जाए। और वहीं उत्तराधिकार की जो प्रथा है, इसको बिल्कुल भी समाप्त कर दी जाए। राज्य की पूंजी से राष्ट्रीय बैंक खोलकर लेन देन का संपूर्ण कार्य राज्य के हाथों में केंद्रित कर दिया जाए। बैंकों पर राज्य का एकाधिकार हो। भगोड़ों और विद्रोहों की जो संपत्ति है, उन्हें जब्त कर लेना चाहिए। डाक तार और यातायात के साधनों पर राज्य का पूरा अधिकार स्थापित किया जाना चाहिए। एक बड़ी योजना बनाकर राज्य के सभी उद्योग धंधों और उत्पादन के साधनों का विस्तार किया जाए और साथ ही तमाम ज़मीन को आबाद किया जाए और ज़मीन को अधिक उपजाऊ बनाया जाए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करना अनिवार्य हो और उद्योग धंधों और विशेष रूप से खेतीबाड़ी वाले जो लोग हैं, उनको चलाने के लिए लोगों को संगठित किया जाना चाहिए। इस तरह से और एक पॉइंट बताते हैं, सार्वजनिक पाठशालाओं में सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चों के कारखानों में काम जो कराए जाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी समाप्त कर देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का संबंध औद्योगिक उत्पादन के साथ जोड़ना जाना चाहिए। तो इस तरह से दूसरे चरण में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवादी स्थापना के अंतर्गत इन सभी विचारों को कार्ल मार्क्स जी रखते हैं। वहीं तीसरे चरण में साम्यवादी समाज की स्थापना को वो मानते हैं। यानी मार्क्स जी का कार्यक्रम तृतीय चरण साम्यवादी समाज की स्थापना है, जिसमें इन लक्ष्यों को रखा जाता है, जैसे सभी व्यक्तियों की पूर्ण समानता हो। यानी कि साम्यवादी समाज की प्रथम विशेषता यह है कि सभी व्यक्तियों की पूर्ण समानता पर आधारित एक समाज बनाया जाए। दूसरे लक्षण में वर्ग विहीन और राज्यहीन समाज को रखते हैं। यानी कि साम्यवादी व्यवस्था में जब सभी समान होंगे तो अब तक की व्यवस्था के अंतर्गत विद्यमान विरोधी वर्ग समाप्त हो जाएंगे और उनके स्थान पर केवल एक ही वर्ग होगा, कामगारों का वर्ग। तीसरे चरण में, यानी कि जो तीसरे चरण का साम्यवादी समाज की स्थापना है, इसके तीसरे चरण में तकनीकी दृष्टि से उन्नतशील समाज को रखते हैं मार्क्स जी और कहते हैं कि जब सभी चरण पार कर जाएंगे तो साम्यवादी समाज समानता के साथ साथ पूर्ण तरीके से एक तकनीकी दृष्टि से उन्नतशील समाज बन जाएगा। मार्क्स जी के अनुसार साम्यवादी समाज मानवीय जीवन की अंतिम अवस्था होगी। जिस द्वंद्ववाद के आधार पर मानवीय इतिहास में अब तक विकास होता रहा है, वह द्वंद्ववादी प्रक्रिया समाजवादी समाज में आकर रुक जाएगी। वैसे आप क्या समझते हैं कि मार्क्स जी की इस पद्धति
कितना और किस तरह से आपको सही लगता है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।